हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम एट्थ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इस क्वेश्चन में हमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से किसको हम पीट कर थिन शीट्स यानी कि पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ मेटल्स को ही पीट कर थिन शीट्स यानी पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप नॉन मेटल्स को पीटते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों ही नॉन मेटल्स हैं, तो इन तीनों को तो हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जिंक मेटल है स्टूडेंट्स, यानी कि जिंक को पीट कर थिन शीट्स यानी पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि जिंक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स, और हमें बताना है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम वन बाय वन इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि डक्टिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा मेटल्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, यानी सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी कि सभी मेटल्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस भी होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल तो है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और लिक्विड को आप वायर्स में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कि सभी नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो ये जो डक्टिलिटी होता है यानी कि खींचकर वायर में कन्वर्ट करना, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी तो होती ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यहां पर जनरली वर्ड यूज किया गया कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं। आप ज्यादातर मेटल्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। आप किसी भी नॉन मेटल को खींचकर वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर सही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि ज्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में जो ब्लैंक स्पेसेस हैं हमें उनको फिल करना है। ए पार्ट में हमें दिया गया है, फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो यहां पर आंसर रहेगा रिएक्टिव। यहां पर आप लिखेंगे रिएक्टिव। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। बी पार्ट में हमें दिया गया है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे गुड और यहां पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि आयरन कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे मोर। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। डी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस।
इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स, और हमें चेक करना है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम वन बाय वन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, यानी कि जनरली नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको समझाया था कि नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि जब कॉपर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, यानी जिंक की जगह ले लेता है। ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, और कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज की इंफॉर्मेशन दी थी, रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी। तो अगर आप रीडिंग वीडियो देखते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसका मतलब यह है कि कोल यानी कि कोयले को आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोल एक नॉन मैटर है और नॉन मैटर को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है और उसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। और इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताने हैं। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपीयरेंस। मेटल्स का अपीयरेंस कैसा होता है? शाइनी, यानी कि मेटल्स चमकदार होते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे शाइनी। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? डल होते हैं, यानी कि चमकदार नहीं होते, तो यहां हम लिखेंगे डल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी गई है हार्डनेस। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां हम लिखेंगे वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं सिवाय सोडियम एंड पोटेशियम के। सोडियम और पोटेशियम ये भी मेटल्स हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। इनके अलावा बाकी सभी मेटल्स हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होते एक्सेप्ट डायमंड, यानी कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं सिवाय डायमंड के। डायमंड है तो नॉन मेटल, लेकिन ये हार्ड होता है। डायमंड के अलावा बाकी सभी नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी गई है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मेलिएबिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा मेटल्स को पीट कर थिन शीट्स में, यानी कि पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स के लिए यहां पर हम लिखेंगे मेलिएबल, यानी कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मेटल्स को पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है।
और नॉन मैटर्स के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट मेरिएबल, यानी कि नॉन मैटर्स मेरिएबल नहीं होते। नॉन मैटर्स को पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप नॉन मैटर्स को पीटते हैं तो वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि डक्टिलिटी मैटर्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा मैटर्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैटर्स के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे डक्टाइल, यानी कि मैटर्स डक्टाइल होते हैं, मैटर्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और नॉन मैटर्स के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट डक्टाइल, यानी कि नॉन मैटर्स डक्टाइल नहीं होते हैं, यानी कि नॉन मैटर्स को खींचकर वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी गई है हीट कंडक्शन, यानी कि हीट को अपने अंदर से फ्लो होने देना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मैटर्स होते हैं वो हीट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, जबकि नॉन मैटर्स हीट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते। तो मैटर्स के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि मैटर्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, यानी कि मैटर्स अपने अंदर से हीट को फ्लो होने देते हैं। और नॉन मैटर्स के लिए हम लिखेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मैटर्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, यानी कि नॉन मैटर्स हीट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देना। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैटर्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, जबकि नॉन मैटर्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं। तो मैटर्स के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैटर्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि मैटर्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। और नॉन मैटर्स के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मैटर्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि नॉन मैटर्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें उन चारों स्टेटमेंट्स के रीजन बताने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल फूड आइटम्स को रैप करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल फूड आइटम्स को रैप करने के लिए किया जाता है, जिससे कि फूड आइटम्स का यानी खाने का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। देखिए यहाँ पर यही आंसर लिखा गया है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ फूड आइटम्स एज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है तो एल्यूमिनियम फॉयल में फूड आइटम्स का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर मेंटेन रहने का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि खाने की जो हीट होती है वो बनी रहती है। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि लिक्विड्स को हीट करने के लिए जो रोड्स बनाई जाती है वो मेटेलिक सब्सटेंसेस की बनाई जाती हैं, यानी ये रोड्स मेटल्स की बनाई जाती हैं। इसका रीजन ये होता है स्टूडेंट्स कि जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि मेटल्स अपने अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर में यही लिखा गया है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। Therefore, immersion rods for heating liquids are made of metallic substances. इसीलिए लिक्विड्स को हीट करने के लिए जो रोड्स बनाई जाती हैं वो मेटेलिक सब्सटेंसेस की बनाई जाती है, यानी कि मेटल्स की बनाई जाती हैं। अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर जिंक के सोल्ट सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, यानी कि कॉपर जिंक की जगह नहीं ले सकता है। इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है और कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, यानी कि कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल की जगह नहीं ले सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना जरूरी होता है स्टूडेंट्स। इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस चैप्टर का रीडिंग वीडियो जरूर देखिए, उसमें हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई है।
अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। देखिए यहां पर यही आंसर लिखा गया है, इट इज बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, यानी कि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर जिंक की जगह नहीं ले सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, यानी कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर ये हवा या पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। देखिए यहाँ पर आंसर में यही लिखा गया है, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे कैन कैच फायर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर और वाटर। इनमें आग लग सकती है अगर ये हवा या पानी के कांटेक्ट में आते हैं। सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। अब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। इसका मतलब यह है कि क्या आप लेमन पिकल को यानी कि नींबू के अचार को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में यानी एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। हमें इसको एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एल्यूमिनियम एक मेटल है और जो मेटल्स होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और लेमन पिकल में एसिड होता है। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में लेमन पिकल रखेंगे तो ये एल्यूमिनियम सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और लेमन पिकल खराब हो जाएगा, यानी कि जो नींबू का अचार होगा वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन में हम लेमन पिकल यानी कि नींबू के अचार को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यहाँ आंसर में यही लिखा गया है, एल्यूमिनियम इज ए मेटल। एल्यूमिनियम एक मेटल है। मेटल्स आर मोर रिएक्टिव विद एसिड्स। मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। दैट इज वाई एसिडिक फूड स्टफ्स लाइक लेमन पिकल मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। इसी वजह से जो एसिडिक फूड स्टफ्स होते हैं यानी कि खाने की ऐसी चीजें जिनमें एसिड होता है जैसे कि लेमन पिकल, इनको एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तनों में स्टोर करके नहीं रखा जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूसेज गिवन इन कॉलम बी। इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए गए हैं स्टूडेंट्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में हमें कुछ सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में हमें कुछ यूसेज बताए गए हैं। हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉलम ए में सबसे पहले हमें दिया गया है गोल्ड। गोल्ड क्या बनाने के काम आता है? ज्वेलरी बनाने के काम आता है। तो गोल्ड के सामने हम लिखेंगे ऑप्शन डी यानी कि ज्वेलरी। उसके बाद है आयरन। आयरन क्या बनाने के काम आता है? मशीनरी। तो आयरन के सामने हम लिखेंगे ऑप्शन ई यानी कि मशीनरी। इसके बाद है एल्यूमिनियम। आपने एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर देखा होगा स्टूडेंट्स, जिसमें खाने को रैप किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पर सही आंसर रहेगा रैपिंग फूड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन सी रैपिंग फूड। उसके बाद है कार्बन। कार्बन किस काम आता है? कार्बन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन के लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन एफ यानी कि फ्यूल। उसके बाद है कॉपर। कॉपर से क्या बनता है? कॉपर की इलेक्ट्रिक वायर बनती है। तो कॉपर के लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि इलेक्ट्रिक वायर। उसके बाद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का काम आता है थर्मोमीटर्स में। तो मर्क्यूरी के लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए थर्मोमीटर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन, और उसके बाद ए पार्ट में हमसे पूछा गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। यानी कि क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है एक कॉपर प्लेट के ऊपर। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर सल्फेट, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड।
लेकिन जो कॉपर होता है ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या फर्क होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है जिसमें पानी की क्वांटिटी कम है। तो जो कॉपर होता है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। और जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट के ऊपर डालते हैं तो उससे क्या क्या बनता है? एक तो कॉपर सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम आपको रिएक्शन के थ्रू ये समझाते हैं। कॉपर प्लेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है Cu, उसके ऊपर आपने डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। तो उससे आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो कॉपर सल्फेट मिलेगा जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CuSO4, और वाटर बनेगा यानी H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी यानी SO2। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन कॉपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसके बाद हमें बताना है व्हाट हैपेंस व्हेन, और बी पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी क्या होता है जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डालते हैं तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि आयरन कॉपर की जगह ले लेता है और आयरन सल्फेट बनाता है, और कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो चेंज हो जाता है ग्रीनिश कलर में। यहाँ आंसर में यही लिखा गया है when iron nails are placed in copper sulfate solution, जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है, the blue color of copper sulfate solution is replaced by light green color। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है वो चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन कलर में। This happens because iron being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution and makes iron sulfate solution। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर की जगह ले लेता है, जिससे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये समझाते हैं। सबसे पहले आपने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स CuSO4, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। उसमें आपने ऐड किया आयरन को जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeSO4, और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीनिश। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, और पहले जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो अब बन गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो ये कॉपर होता है ये सेपरेट हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि सलोनी ने चारकोल के एक टुकड़े को जलाया और उससे जो गैस इवॉल्व हुई, जो गैस प्रोड्यूस हुई, उस गैस को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। अब ए पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। अब सलोनी इस गैस का नेचर कैसे फाइंड करेगी कि ये गैस एसिडिक है या बेसिक है। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, चारकोल कार्बन का बना होता है, तो जब हम चारकोल को जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एसिडिक गैस होती है। और जब हम इस एसिडिक गैस के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और इसको शेक करते हैं तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो भी एसिडिक होता है। और जब हम इस एसिडिक सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो ये सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई थी चारकोल के जलने से, ये गैस एक एसिडिक गैस थी। अब देखिए यही इस आंसर में लिखा गया है एड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब इन विच गैस इज कलेक्टेड, यानी कि चारकोल के जलने से जो गैस बनी जिसे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया गया था, उस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे
नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब। अब हम टेस्ट ट्यूब को कवर कर देंगे। शेक इट वेल, और इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाएंगे जिससे ये गैस और पानी आपस में घुल मिल जाएंगे और एक सॉल्यूशन तैयार होगा। टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। अब हम इस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस के साथ एंड रेड लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, और जब हम इस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। दस नेचर ऑफ गैस इज एसिडिक। तो अब हम कह सकते हैं कि इस गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। इसके बाद बी पार्ट में हमसे कहा गया है राइट डाउन वर्ड इक्वेशंस ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। यानी कि चारकोल के जलने से जो रिएक्शन हुआ हमें वो रिएक्शन यहाँ पर शो करना है। तो इसका आंसर है व्हेन चारकोल इज बर्न्ट इन एयर। जब चारकोल को जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवोल्व्ड, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, चारकोल कार्बन का बना होता है और जब हम चारकोल को जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, यानी कि CO2। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर। यानी कि एक दिन रीटा अपनी मदर के साथ ज्वेलर्स शॉप पे गई, यानी सुनार की दुकान पर गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्डस्मिथ टू पॉलिश। और रीटा की मदर ने पुरानी ज्वेलरी गोल्डस्मिथ यानी कि ज्वेलर को पॉलिश करने के लिए दी। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। अगले दिन जब वो अपनी ज्वेलरी लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि ज्वेलरी का जो वेट था वो थोड़ा सा कम हो गया था। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट? क्या आप बता सकते हैं कि ज्वेलरी के वेट में कमी क्यों आई होगी? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, टू पॉलिश अ गोल्ड ज्वेलरी इट इज डिप्ड इन एन एसिड कॉल्ड एक्वा रेजिया, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यानी कि पुरानी ज्वेलरी को पॉलिश करने के लिए उसे डिप किया जाता है, उसे डाला जाता है एक एसिड में जिसका नाम है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का। द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिसॉल्व्स इन द एसिड एंड द इनर शाइनी लेयर इज विजिबल। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्वा रेजिया एसिड में डालते हैं तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है एसिड में, और उसकी जो इनर लेयर होती है जो कि शाइनी लेयर होती है वो हमें नजर आती है, जिसकी वजह से ज्वेलरी चमकदार हो जाती है। बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ ज्वेलरी इट्स वेट इज रिड्यूस्ड। ज्वेलरी के वेट में कमी इसलिए आती है स्टूडेंट्स कि जब हम पुरानी ज्वेलरी को एक्वा रेजिया एसिड में डालते हैं तो पुरानी ज्वेलरी की जो आउटर लेयर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है एक्वा रेजिया एसिड में, जिसकी वजह से ज्वेलरी के वेट में हल्की सी कमी आ जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।